नमस्कार। स्वागत है सभी विद्यार्थीगणों का नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में। आज हम जानेंगे कि ये नेट जेआरएफ परीक्षा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसके बारे ये सब मैं बताऊंगा इस कक्षा में। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, क्योंकि नेट और जेआरएफ दोनों अलग अलग है। परीक्षा भले ही दोनों की एक साथ होती है, जो मार्कशीट आती है दोनों का रिजल्ट वो भी एक साथ आता है, लेकिन है दोनों अलग चीज़, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ओके, तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है और आज क्या बोला जाता है। पहले तो यूजीसी नेट जेआरएफ था, अब बोला जाता है यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ है। यूजीसी के साथ में एनटी भी जुड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि एनटी एग्ज़ाम कराता है। एनटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कह सकते हो भाई, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। एनटी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका एग्ज़ाम कराती है। और यूजीसी क्या है? यूजीसी शीर्ष निकाय है, यानी कि यूजीसी इसके ये जो नेट एंड जेआरएफ है, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा। और जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ जो है पीएचडी में एडमिशन होने के बाद एक फेलोशिप मिलती है यूजीसी की तरफ से। वो जो फेलोशिप देता है वो देता है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी देता है फेलोशिप। वो जेआरएफ के बाद मिलती है, वही उसी को बोलते हैं जेआरएफ है। यानी पीएचडी में एडमिशन होने के बाद अगर जेआरएफ किया है तो वो वाली फेलोशिप मिलेगी। और नेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकलते हैं, उसके आवेदन करने के लिए नेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसके नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है, इसके इसके जो नियम निर्धारित करती है, रूल्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैसे इस परीक्षा होगा, सिलेबस क्या होगा, ये पूरा नियम कानून निर्धारित करेगा इस परीक्षा के बारे में। ये यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। और ये परीक्षा कौन कराएगा? इसकी परीक्षा कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है परीक्षा कराता है। अब तो ऑनलाइन होती है, तो अलग अलग ऑनलाइन सेंटर निर्धारित करने का काम ये सब, और परीक्षा कराना, उसका रिजल्ट जारी करने का काम पूरा जो है परीक्षा कराने से लेकर मार्कशीट जारी करने तक का जो काम रहता है वो रहता है एनटीए का। ठीक है, और जब ये हो गया, अगर आपके अच्छे नेट कैसे मिलेगा, जेआरएफ कैसे मिलेगा, है तो दोनों अलग अलग परीक्षा। नेट एंड जेआरएफ एक साथ होगी, रिजल्ट दोनों का एक साथ आएगा, लेकिन फिर अलग अलग कैसे, चलिए वो बताता हूँ। यहाँ पहले जान लेते हैं नेट के बारे में, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताया था नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा। अगर पेपर वाई है, 50 प्रश्न है पेपर 1 के और 100 प्रश्न है पेपर 2 के। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि 150 प्रश्न का 300 नंबर का पूर्णांक हो गया। अगर आपके नंबर कम आए, यानी कि केवल पासिंग मार्क आए, केवल पासिंग मार्क हर बार अलग अलग निर्धारित होते हैं हम कट ऑफ के हिसाब से, वही कट ऑफ ही होती है पासिंग मार्क। तो जैसे जितने लोग स्टूडेंट है उसमें पेपर परीक्षा देंगे, उसी हिसाब से हर बार अलग अलग कट ऑफ रहेगी, अलग अलग पासिंग मार्क रहेगा। तो अगर केवल पासिंग मार्क आए तो आपको मिलेगा नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, केवल नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। पासिंग मार्क, ठीक है। केवल पास हो गए, इसने नंबर आए तो केवल नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब नेट सर्टिफिकेट से क्या करेंगे? इस नेट सर्टिफिकेट से पहला काम तो अगर किसी राज्य में या किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर
इसके फॉर्म आए तो आवेदन कर सकते हैं। उसकी आवेदन की न्यूनतम अर्हता है, यानी कि न्यूनतम नेट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो अप्लाई ही नहीं कर सकता। अगर उसके बाद पीएचडी भी है तो और चांस है क्या कहते हैं सिलेक्ट होने का। लेकिन अगर नेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ये होगा। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं इससे, अगर नेट सर्टिफिकेट है। दूसरा काम कर सकते हैं कि जब पीएचडी में एडमिशन होता है तो कुछ विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में केवल नेट से पीएचडी का भी एडमिशन नहीं लेते। उसके लिए तो जेआरएफ होना चाहिए, या फिर कई बार तो केवल जेआरएफ से भी उनका काम नहीं चलाता, वो अपनी अलग से परीक्षा कराते हैं। तो नेट से हमें और दूसरा क्या फ़ायदा होगा, नेट से जो दूसरा फ़ायदा रहेगा वो ये रहेगा, हाँ, इसमें दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो सभी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, सभी स्टेट यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय जो होते हैं, उनको वो सभी अपनी खुद की परीक्षा कराते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अपनी खुद की परीक्षा कराते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी ये क्या कहते हैं नेट सर्टिफिकेट है तो कुछ राज्य विश्वविद्यालय हैं जो केवल नेट के आधार पर आपको लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट प्रदान करते हैं। यानी कि आपको लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना, केवल लिखित परीक्षा के बाद जो सेकेंड चरण होता है पीएचडी में एडमिशन का, वो इंटरव्यू साक्षात्कार, उसमें शामिल होकर पीएचडी में पीएचडी में प्रवेश से ले सकते हैं उस विश्वविद्यालय की। ये केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है, लिखित परीक्षा जो रहेगी इस स्टेट यूनिवर्सिटी वाली। तो पीएचडी में प्रवेश के लिए भी ये नेट काम आएगा। मान लीजिए एक राज्य में आपने, या अलग अलग राज्यों में 10 यूनिवर्सिटी हैं और 10 यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी में एडमिशन के लिए आप आवेदन किया, और अगर आपके पास नेट है तो आपको हर 10 विश्वविद्यालय की 10 अलग अलग परीक्षाएँ नहीं देनी पड़ेगी लिखित वाली, केवल इंटरव्यू देना पड़ेगा। और पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं बिना लिखित परीक्षा दिए अलग अलग विश्वविद्यालय की। केवल आपने यूजीसी नेट जो होता है वो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि आपने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम किट देकर प्राप्त किया है, तो नेट सर्टिफिकेट है। जेआरएफ के बारे में बात बताऊँगा, अभी नेट के बारे में बता रहा हूँ। तो आपका नेट सर्टिफिकेट है जो कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देकर प्राप्त किया। एक सर्टिफिकेट आपका 10 अलग यूनिवर्सिटियों या फिर जितनी भी राज्य विश्वविद्यालयों में आप आवेदन करते सभी में ये काम करेगा। अगर वो केवल नेट के आधार पर पीएचडी में प्रवेश ले रहे हैं और वही लिखित परीक्षा में छूट प्रदान करके, क्योंकि इंटरव्यू तो सबके लिए होता है। जो नेट के सर्टिफिकेट है उनके लिए, और जिनके पास नेट सर्टिफिकेट नहीं वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि उनको क्योंकि सभी विश्वविद्यालय पीएचडी में प्रवेश के लिए अपनी खुद की लिखित परीक्षा करवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू, यही होता है प्रवेश प्रक्रिया। तो सभी विश्वविद्यालय की अलग अलग परीक्षा देना पड़ेगा उन विद्यार्थियों को जिनके पास नेट सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए, और जिनके पास है उनको किसी भी विश्वविद्यालय का, ऐसे विश्वविद्यालय जो नेट के आधार पर एडमिशन ले रहे हैं और नेट के आधार पर और अपनी लिखित परीक्षा कि उनकी लिखित परीक्षा सबकी होती है, तो कंपलसरी है। सभी विश्वविद्यालय अपनी खुद की परीक्षा कराते हैं। बस ये होता है कि कुछ विश्वविद्यालय खुद की परीक्षा के अलावा नेट वालों को छूट दे देते हैं कि अगर नेट सर्टिफिकेट आपको तो लिखित परीक्षा में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास नेट सर्टिफिकेट नहीं है, और नेट नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जेआरएफ भी नहीं होगा, क्योंकि जेआरएफ तो और ज़्यादा नंबर वालों को मिलता है। जेआरएफ सर्टिफिकेट नेट से ज़्यादा नंबर होगा तब जेआरएफ मिलता है। तो अगर नेट का सर्टिफिकेट नहीं तो जिस भी विश्वविद्यालय में उनको वो आवेदन करेंगे सब में लिखित परीक्षा में देंगे और इंटरव्यू भी देंगे, यानी उनको दोनों में शामिल होना पड़ेगा। तो ये वो हो गया ना, मतलब और लंबी प्रक्रिया और थकाऊ प्रक्रिया और ज़्यादा मेहनत वाली हो गई ना, कि हमको एक विश्वविद्यालय में जरूर थोड़ी कि एक में आवेदन करें उसी में एडमिशन मिल जाए। हमने 10 में आवेदन किया, 10 की परीक्षा दो, 10 के लिए पढ़ो, तो ये ज़्यादा हो गया। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास नेट सर्टिफिकेट है, हमको 10 में से किसी को भी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना, केवल इंटरव्यू के लिए तैयारी करना बस। और इंटरव्यू तो लगभग सबका सेम होता है कि इस वजह से होता है। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, जो आपका एमए में सब्जेक्ट रहेगा वही संबंधित पूछेंगे, और वो तो एक ही सब्जेक्ट है तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये छूट मिल जाती है कि आपको कुल मिलाकर निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष में ये कि अगर आपके पास नेट सर्टिफिकेट है तो अलग अलग विश्वविद्यालय
की लिखित परीक्षा में शामिल होने से छूट मिल जाती है और अब एक साथ कई विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना उनकी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना, केवल इंटरव्यू में शामिल होना, यानी कि ये आसान प्रक्रिया हो जाएगी पीएचडी में एडमिशन के लिए। ठीक है, ये पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर ही सकते हैं, वो मैंने पहले बता दिया। तो ये इसके नेट सर्टिफिकेट के 2 फ़ायदे हैं। लेकिन केवल नेट सर्टिफिकेट से आपको जो जेआरएफ मिलता है यूजीसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से, जो कि काफ़ी होता है आज के समय में 40,000 प्रति मंथ मिलता है, 40,000 पर महीना जो फेलोशिप मिलती है, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। वो पीएचडी करने जो करते हैं उन छात्रों को मिलती है। तो लेकिन वो नेट से नहीं मिलती, वो जेआरएफ सर्टिफिकेट होता तब मिलती है। ठीक है, नेट के बारे में बता दिया, अब जेआरएफ के बारे में बताता हूँ। अगर जेआरएफ सर्टिफिकेट आपके जेआरएफ किया हुआ है तो कि इसके क्या फ़ायदे होंगे? जेआरएफ के क्या फ़ायदे होंगे? जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपके अच्छे नंबर हुए, यानी कि जो पासिंग मार्क कट ऑफ थी उतने में तो केवल मिलेगा नेट सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा है, पासिंग मार्क से भी ज़्यादा है, कट ऑफ से भी ज़्यादा है, यानी कि दोनों का कट ऑफ अलग अलग होता है। नेट का कट ऑफ अलग होगा और जो जेआरएफ का कट ऑफ होगा वो अलग होगा, यानी जेआरएफ का जो कट ऑफ होता है वो नेट के कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर नेट कम नंबर वालों को मिलता है और जो इनके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको मिलता है जेआरएफ सर्टिफिकेट। ज़्यादा ये जेआरएफ सर्टिफिकेट इनका क्या होगा? इनका ज़्यादा कट ऑफ होगा। तो वैसे मेरे पास तो मैंने एक ही बार में नेट और जेआरएफ दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त किए, यानी मैं पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था उसी में मेरा अच्छे नंबर आ गए थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा नंबर आ गए तो जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जेआरएफ के फ़ायदा क्या? जेआरएफ के पहले फ़ायदा तो ये है कि जो जितने भी नेट के फ़ायदे होते हैं, जितने भी नेट सर्टिफिकेट फ़ायदे होते हैं वो तो सभी इसमें शामिल रहेंगे ही, सभी शामिल रहेंगे। नेट के सभी फ़ायदे जेआरएफ में शामिल रहेंगे। नेट सर्टिफिकेट के सभी फ़ायदे इसमें जेआरएफ सर्टिफिकेट में शामिल रहेंगे। और क्या फ़ायदा होगा? यानी कि जो नेट में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, सहायक प्रोफेसर के लिए वो वाला भी रहेगा। और सहायक प्रोफेसर या क्या कहें, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में, नेट में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर दिए भी, इसमें भी कर सकते हैं। और पीएचडी में प्रवेश के लिए इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन नेट सर्टिफिकेट से पीएचडी में एडमिशन सभी विश्वविद्यालय नहीं लेते थे, मैंने बताया था। कुछ राज्य जो सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं केवल वही लेते थे नेट सर्टिफिकेट के आधार पर पीएचडी में प्रवेश। लेकिन जेआरएफ सर्टिफिकेट के आधार पर सभी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यानी कि ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी जो है इसके आधार पर जेआरएफ सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन लेती हैं। तो यानी कि आप जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप आवेदन करना चाहो सभी में कर सकते हो बिना उनकी लिखित परीक्षा दिए, यानी आपको लिखित परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, केवल उनके इंटरव्यू में शामिल होना पड़ेगा। यानी कि रिटन लिखित परीक्षा से आपको यहाँ पर छूट मिलेगी अगर जेआरएफ सर्टिफिकेट। और सभी यहाँ पर कुछ नहीं है कोई यूनिवर्सिटी दे रहा है ये लिखित परीक्षा में छूट, क्योंकि लिखित परीक्षाएँ सभी यूनिवर्सिटी कराती हैं, केंद्र सरकार वाली भी और राज्य सरकार वाली भी। और वो जेआरएफ सर्टिफिकेट के आधार पर और नेट सर्टिफिकेट के आधार पर छूट भी देती हैं। तो जेआरएफ में जो है सभी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी जो है पीएचडी एडमिशन में इसमें अगर जेआरएफ सर्टिफिकेट है तो छूट देंगी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी। और नेट सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत है? नेट सर्टिफिकेट में जो दिक्कत थी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता दिया, जो सेंट्रल विश्वविद्यालय थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय थे केंद्र सरकार के, वो नेट सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन नहीं लेते। जो सेंट्रल वाले विश्वविद्यालय होते हैं वो नेट सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश नहीं लेते, किसमें? पीएचडी में। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शन रहते हैं।
दो विकल्प रहते हैं। कौन कौन से दो विकल्प रहते हैं? एक तो जो खुद की लिखित परीक्षा कराते हैं, उसके बाद इंटरव्यू, उसमें शामिल हो जाइए। दूसरा दूसरा विकल्प ये रहता है कि अगर आपके पास JRF सर्टिफिकेट है तो लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा, केवल उनके इंटरव्यू में शामिल होइए। और कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं जो अपनी लिखित परीक्षा ही कराते हैं, जैसे कि हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये जो होते हैं अपनी खुद की लिखित परीक्षा कराते हैं, ये JRF सर्टिफिकेट के आधार पर भी छूट नहीं देते। यानी इनको JRF सर्टिफिकेट के जब मतलब ये फ़ायदा मिलता है कि अगर लिखित परीक्षा पहले शामिल होना पड़ेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में, उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो उसमें अगर आपके पास JRF है तो उसको वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर मिलता है, आपको मतलब वो ज़्यादा वरीयता देते हैं अपने यहाँ पर PhD में प्रवेश लेने के लिए, ये होगा। लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय JRF सर्टिफिकेट के आधार पर उसमें लिखित परीक्षा में छूट नहीं देते। लेकिन ये कुछ की बात है, सभी नहीं। जैसे JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वो JRF सर्टिफिकेट के आधार पर छूट देता है PhD में एडमिशन के लिए। और ऐसे बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो JRF सर्टिफिकेट के आधार पर PhD में एडमिशन में के दौरान लिखित परीक्षा से छूट देते हैं। तो ये तो फ़ायदा हो गया कि बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं बिना वहाँ की लिखित परीक्षा दिए। नहीं तो ऐसे में हर विश्वविद्यालय की अलग लिखित परीक्षा होती है, सब में शामिल होना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा हो गया कि सब में शामिल नहीं होना पड़ेगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन तो है ही है, ये तो ऑप्शन सदाबहार है। मतलब कि किसी भी राज्य सरकार के विश्वविद्यालय में आपको लिखित परीक्षा देनी ही नहीं अगर आपके पास JRF सर्टिफिकेट है। और नेट सर्टिफिकेट में ये नहीं था। नेट सर्टिफिकेट में ये तक मान लो एक प्रदेश में 10 सरकारी विश्वविद्यालय 5 नेट से ले रहे हैं, अब 5 JRF से ले रहे हैं, तो आप उन 5 में आवेदन नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन कम हो गए ना, विकल्प कम हो गए। और JRF में सभी में कर सकते हैं। और JRF में ये फ़ायदा हुआ केंद्रीय वाले। नेट सर्टिफिकेट में आप किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा से छूट नहीं ले सकते थे नेट सर्टिफिकेट के आधार पर। और JRF सर्टिफिकेट के आधार पर आप बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे कि JNU हो गया और भी कई विश्वविद्यालय जिनमें आप इसके JRF सर्टिफिकेट के आधार पर JRF सर्टिफिकेट के आधार पर PhD में प्रवेश के दौरान लिखित परीक्षा से छूट ले सकते हैं, यानी लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो ये कितना फ़ायदा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुछ फ़ायदा मिला और राज्य विश्वविद्यालय का पूरा फ़ायदा मिला। ये हो गया JRF सर्टिफिकेट का फ़ायदा। और इसके बाद और सबसे बड़ा फ़ायदा पैसे वाला, जो मतलब जिसके लिए लोग JRF करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, लेकिन ये तो एक बड़ा फ़ायदा है। कौन सा? फेलोशिप। क्योंकि JRF का फुल फॉर्म ये होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये 2 साल बाद बदल जाती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। यानी कि पैसा की जो मात्रा होता है, जो मंथली मिलता है रुपये, उसकी जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है, वो बढ़ जाता है। फेलोशिप अगर JRF है तभी फेलोशिप मिलेगा, ना तो बस दूसरी फेलोशिप मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती, इससे काफ़ी कम रहती हैं। और भी अलग अलग योजना के तहत कई फेलोशिप रहती हैं अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो JRF में मिलेगा, JRF में लगभग आज के समय की बता रहा हूँ, आज के समय में जो है लगभग एग्जैक्ट तो नहीं पता क्योंकि मैंने PhD में एडमिशन लिया नहीं है, तो मुझे नहीं पता। लगभग 40,000, क्योंकि इसमें रूम का रेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब भत्ता वत्ता मिला के मिलता है। तो लगभग 40,000 प्रति महीना, लगभग 40,000 प्रति महीना आज के समय मिलती है JRF। यानी जिनको JRF मिलते हैं उनको ये UGC की तरफ से मिलता है। कौन देता है? ये देता है UGC, जो कि ये पूरी परीक्षा कराती है। और NTA तो केवल माध्यम है परीक्षा कराने का, और जो शीर्ष एजेंसी वो है UGC। तो UGC देती है पूरा ये पैसा, छात्र को देती है डायरेक्ट उसके खाते में, विश्वविद्यालय को नहीं देती। तो ये देगी इतना से। तो और ये पूरा 5 साल तक मिलेगा। कब तक मिलेगा JRF मिलेगा, ये फेलोशिप मिलेगी 5 साल तक टोटल। अगर आपकी PhD 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाती तो फिर आपको खुद ही खर्चा उठाना पड़ेगा, फिर नहीं मिलेगा पैसा। तो 5 साल तक मिलेगा। इतना सारा रुपये तो कई लाख होता है, और इसमें आप अपना खर्चा निकाल के काफ़ी बचा भी सकते हैं। यानी कि आपकी बचत भी इसमें काफ़ी होती है, अपने घर में दे सकते हैं या अपने अन्य खर्च उठा सकते हैं, जो भी हो। तो 40,000 रुपये की 2 साल तक मिलेगी, और 2 साल के बाद ये बदल जाता है ये SRF में, उसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद 2 साल के बाद किस में बदल जाता है? 2 साल के बाद बदल जाएगा JRF SRF में, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसमें पैसा बढ़ जाता है।
तो इसमें 40 का 50 हो जाएगा, हो सकता है 50 के भी ज़्यादा हो, 50 से कम नहीं रहेगा, 50 से ऊपर ही रहेगा। और फिर वो 3 साल मिलेगी, क्योंकि टोटल 5 साल रहता है, 2 साल इसमें चला गया JRF में और 2 साल JRF में चला गया और 3 साल यहाँ पर, यानी कि 2 साल में मिलेगा 40,000 रुपये पर महीना और 3 साल मिलेगा 50,000 रुपये पर महीना। तो बहुत होता है 3 साल तक ये। तो ये फ़ायदे हैं JRF के। और जिनके पास JRF नहीं है उनको भी विश्वविद्यालय के हिसाब से कई भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय हो गए जैसे JNU हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय और बहुत से और राज्य सरकार वाले विश्वविद्यालय भी अपनी तरफ से फेलोशिप देते हैं, लेकिन वो बहुत कम रहती है, इसकी तुलना बहुत कम रहती है JRF और SRF की तुलना में। तो उनको कम मिलेगी और अगर जिनके पास JRF सर्टिफिकेट है उनको ज़्यादा मिलेगी। यानी कई फ़ायदे हो गए। मैंने बता दिया एग्ज़ाम देने से, अलग अलग विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षा देने से छूट मिल गई। इंटरव्यू में अब जो होता है PhD प्रवेश के लिए उसमें JRF वालों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जो हालांकि नेट वालों को भी ज़्यादा वरीयता दी जाती है अगर उनकी तुलना में, किन की तुलना में, जिन्होंने केवल उस विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा उसमें शामिल हुए हैं। उनके पास जो ना नेट है ना JRF है, तो उनकी तुलना में नेट और JRF वालों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो ये फ़ायदे हो गए। ये पैसा मिलेगा PhD में प्रवेश के बाद, वो अलग फ़ायदा है। तो ये सब इसके नेट JRF के फ़ायदे हैं। और इसके लिए पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है इसके लिए, नेट JRF की परीक्षा के लिए। तैयारी के पहले बता दूँ उसका एग्ज़ाम कैसे होता है। फ़ायदे तो बता दिए, अब एग्ज़ाम परीक्षा कैसे होती है, कब होती है। इसकी परीक्षा जो है साल में 2 बार होती है। इसकी परीक्षा साल में 2 बार होती है, 1 वर्ष में 2 बार। इसके 2 सेशन होते हैं, यानी 2 सत्र। एक होता है जून सत्र, जून सेशन, 2 बार होगी, 2 सत्र होंगे ना। और एक होता है दिसंबर सत्र, यानी कि दिसंबर सेशन। और इसके सिलेबस में भी इसके बाद में बताऊंगा, पहले ये सब बता दूं। पढ़ना क्या, हाँ मैंने जो पढ़ना कैसे है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा। जो मैंने इसकी पहले भी जो क्लासें ली हैं उनमें भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पेपर 1 पढ़ाऊँगा ना, तो वो सब। तो ये 2 बार होता है इसका परीक्षा, साल में जून सत्र और दिसंबर सत्र। उसके फॉर्म कब आते हैं, तो जून वाला जो फॉर्म आता है इसका जो जून वाला फॉर्म आता है वो आता है अप्रैल मई में। अगर कई बार फिक्स नहीं रहता, लेट हो जाता है कई बार जून में फॉर्म आता है, जुलाई अगस्त में परीक्षा होती है, ऐसे वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन एक सामान्य अगर निकाला जाए, अगर टाइम सब कुछ होता है, तो अप्रैल मई में फॉर्म आएंगे और जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। अप्रैल मई में क्या आएंगे, अप्रैल मई में इसके फॉर्म आएंगे अप्लाई करने के लिए, और एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में। जून जुलाई में इसके परीक्षा हो जाएगी। जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रिज़ल्ट भी जैसे कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो अगस्त में आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। अगर जून में एग्ज़ाम हुआ तो क्या कहते हैं, जुलाई में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आ जाता है। एक अधिकतम मैं बता रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी से काम करता है, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम कराना तो बहुत तेज़ी से काम करता है। अधिकतम 1 मंथ बाद जो ये रिज़ल्ट दे देता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो उसके 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें अलग ढेर सारे विषय होते हैं, 40-50 मतलब एम में ढेर सारे विषय होते हैं ना, तो वैसे इसके ढेर सारे क्या कहते हैं पेपर होते हैं। तो 2 महीने तक पेपर चलते हैं, और उसके बाद फिर 1 महीने बाद इसके ये रिज़ल्ट दे देता है। और रिज़ल्ट जो है अब परसेंटाइल में आता है, यानी नंबर में नहीं आता। पहले आता था नंबर में, परसेंटेज में। अब ये नंबर परसेंटेज में नंबर रिज़ल्ट ना दे के परसेंटाइल में देता है नंबर। जैसे परसेंटाइल में होता है 99 इतने, 98 इतने, ये सब ये होता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में जो है ये रिज़ल्ट देता है। परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल क्या होता है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, आप सर्च कर लीजिएगा क्या है परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल में रिज़ल्ट देता है। अब ये हो गया, ये तो हो गया जून के एग्ज़ाम के बारे में, जून वाले सेशन के बारे में, जून सेशन के बारे में या जून सत्र के बारे में, कि फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब, ये सब। अब दिसंबर सत्र के बारे में बता दूँ। जो दिसंबर सत्र रहता है
उसका अक्टूबर नवंबर में, अगर टाइम से कराता है, टाइम से नहीं कराएगा तो दिसंबर में ही फॉर्म आता है और फिर जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम कराएगा। अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म आ जाते हैं, यानी फॉर्म अप्लाई कर दो और दिसंबर जनवरी में इसका वो हो जाएगा, दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब रिज़ल्ट कब आएगा? फरवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा, कुल मिला के 1 महीने बाद ना। फरवरी में अगर फरवरी तक एग्ज़ाम गया तो मार्च में कुल मिला के एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट दे देता है, क्योंकि इसको फिर से एग्ज़ाम कराना रहता है और लगातार चलता ही रहता है, साल में 2 बार। तो ये बहुत तेज़ी से काम करता है और एग्ज़ाम होने के 1 महीने के अंदर ये रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है, ये होगा इसका एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म कब आते हैं। अब जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी जुलाई वाला जो अभी जून सेशन है उसके रिजल्ट आए हैं। तो अब जो अगला आएगा, तो अब अगला आएगा दिसंबर सेशन, तो उसके अक्टूबर नवंबर फॉर्म आएंगे, तो आप अप्लाई कर देना जिनको देना है दिसंबर सेशन में। और दिसंबर हो सकता है टाइम से एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अब ये टाइम ही से चल रहा है, मतलब लेट नहीं कर रहा है। तो ये सब हो गया। अब ये पढ़ना कैसे है ये मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देखिए पढ़ना कैसे है, उन सब पूरी जानकारी दी है कैसे पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पेपर 1 पढ़ाऊँगा तो कैसे पढ़ाऊँगा ये सब। और ये तो, और इसके बाद सिलेबस के बारे में अभी बताऊँगा मैं इसी क्लास में, किसका सिलेबस का, किसके पेपर 1 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 सबका अलग अलग रहता है। जो आने वाला सब्जेक्ट होगा पेपर 1 पेपर 2 वही रहता है। और आने वाला सब्जेक्ट पेपर 1 का जो पेपर रहेगा, सिलेबस पेपर 1 का वो सबका सेम रहेगा। अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, सबके लिए बराबर रहता है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो पेपर 2 होता है वो सबका अलग अलग रहता है, क्योंकि एमए में सबके सब विषय अलग अलग रहते हैं, वो सबका अलग अलग रहता है। अब मैं यहाँ पर वैसे अगर पेपर 2 किसी का हिंदी साहित्य, क्योंकि मेरा हिंदी साहित्य था पेपर 2, तो हिंदी साहित्य तो उसको मैं बता सकता हूँ कैसे क्या पढ़ना है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो नहीं। और बाकी पेपर 1 मैं पढ़ाऊँगा ही पूरा अच्छे से विस्तार में। ठीक है, तो अब सिलेबस देख लीजिए। एक सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा, और कुछ लोगों को मैसेज भी आया था कि उनको सिलेबस के बारे में विस्तार से बताया जाए, तो मैंने सोचा एक क्लास ले लेता हूँ जिसमें सिलेबस के बारे में एक एक शब्द अच्छी तरीके से बता देता हूँ और कैसे पढ़ना है ये भी। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ से जो भी ये सिलेबस जो है मैंने डाउनलोड किया है NTA-NET की जो वेबसाइट है वहीं से, और सभी को ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, वही सब सही सिलेबस रहता है। किसी कोचिंग की वेबसाइट से डाउनलोड करना सही नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र। चलिए इसे मेरे साथ साथ इसमें देखते जाइए गौर से। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण एवं सोच क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास, यहाँ परीक्षार्थी के पास होना चाहिए, उनका मिसप्रिंट किया हुआ है जिन्होंने भी ये सिलेबस मतलब हिंदी में इसका रूपांतरण किया है, इन्होंने मिसप्रिंट किया है। यहाँ पर जो होना चाहिए परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वह इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है, ये नीचे दिया है और विस्तार से। तो ये जो हमने पढ़ा इसमें जो भी चीज़ दी हैं उन सभी चीज़ों से संबंधित क्षेत्र जो है वो उसके बारे में हमें इस सिलेबस में पढ़ना होगा।
जैसे पर्यावरण, लोग, शिक्षण, अधिगम, इन सब जितने भी यहाँ पर इसमें टॉपिक दिए हैं सभी टॉपिकों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। लेकिन क्या क्या पढ़ना है वो उसमें मतलब ये तो एक हिंट टाइप में दे दिया, इशारा टाइप में कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, वास्तव में उसमें क्या पढ़ना है ये स्पष्ट रूप से आगे नीचे दिया हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। हाँ मैं बता दूं इसमें टोटल 10 इकाइयाँ हैं। इकाइयाँ समझ, इस इकाई को बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। जैसे ये इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, ऐसे टोटल पूरी जो है 10 इकाइयाँ हैं और हर इकाई से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब इस सिलेबस में ही लिखा रहता है, मैं बाद में दिखाऊंगा। सिलेबस जब पूरा होता है मतलब पूरा सिलेबस जहाँ 10 यूनिट होती हैं उसके नीचे लिखा रहता है 10 यूनिट की 10वीं इकाई जो होती है 10वीं इकाई उसके नीचे कि प्रत्येक ये इकाई से 5-5 प्रश्न आएंगे और टोटल जैसे 10 इकाइयाँ तो टोटल 50 प्रश्न आएंगे। तो इस वजह से सबको बराबर महत्व देना है और सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाना तो सभी यूनिट, कोई यूनिट नहीं छोड़नी है, सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, चलिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए ये जो पहला बिंदु है इसको मान लीजिए पहला चैप्टर है या पहला अध्याय है। पहला अध्याय होगा शिक्षण। इसमें शिक्षण की अवधारणा है, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। शिक्षण के स्तर में क्या क्या पढ़ना है, हमें केवल 3 स्तर पढ़ना है। स्मरण शक्ति स्तर, समझ स्तर, विचारात्मक स्तर। इसके बाद विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, किसकी, शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की मूल अपेक्षाएं। फिर इसके बाद अगला अध्याय इसमें पढ़ना है शिक्षार्थी की विशेषताएं। इसमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं और इन अपेक्षाओं में शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये अपेक्षाएं तो पढ़नी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसी, कौन कौन सी होती है शिक्षार्थी में, वो सब पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर है शिक्षण प्रभावक तत्व। इसमें देखना शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्था का सुविधाएँ, शैक्षिक वातावरण। इसके बाद अगला अध्याय मान लेते हैं, मतलब अगर इस बिंदु का अध्याय माना जाए तो अगला अध्याय है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, अध्यापक केंद्रित बना शिक्षा, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बना ऑनलाइन पद्धतियाँ। ऑनलाइन पद्धति में कौन कौन सी आती है, जैसे स्वयं प्रभा, मोक्ष, ये सब पढ़ना है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में कि ये सब क्या है। शिक्षण सहायक प्रणाली अगला चैप्टर, इसमें पढ़ना है परंपरागत, आधुनिक एवं ICT आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली। ICT आधारित का मतलब होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंटरनेट के माध्यम से और जो हम पढ़ाई करते हैं वो सब इसके अंदर पढ़ना हमको। फिर मूल्यांकन प्रणाली अगला चैप्टर है, इसे पढ़ना है मूल्यांकन के तत्व और प्रकार उच्च शिक्षा में। और ऊपर कर लेते नहीं हो रहा, ठीक है। इस मूल्यांकन प्रणाली पढ़ना, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार उच्च शिक्षा में। विकल्प आधारित क्रेडिट, यहाँ पर लिखा विकल्प के बाद विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, यहाँ पर लिखा है नवाचार है, ये छुप गया है ना इसके पीछे, यहाँ पर लिखा नवाचार है, नवाचार लिखा है यहाँ पर। तो मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, नवाचार का मतलब नई नई मूल्यांकन प्रणालियाँ जो विकसित की जा रही हैं वो सब। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सबको पता होगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है ये NDRF का, ये सब है। तो ये इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, इसका सिलेबस होगा, इसके अंतर्गत हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। अब चलिए इकाई 2 में देखते हैं कि इकाई 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। इकाई 2 का नाम है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कि इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड। इसी प्रकार इकाई 2 है, इसको जिसका नाम है शोध अभिवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। शोध मानना, शोध की इंग्लिश हो गई रिसर्च, अभिवृत्ति की इंग्लिश हो गई एप्टीट्यूड। ओके, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, चलिए देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए कितने 6 बिंदु हैं, 6 चैप्टर मान लीजिए। पहले चैप्टर में पढ़ना शोध है, जिसके अंतर्गत शोध का अर्थ है, शोध के प्रकार, शोध की विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, ये सब क्या है ये पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है शोध पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक शोध पद्धति, विवरणात्मक शोध पद्धति, ऐतिहासिक शोध पद्धति, गुणात्मक शोध पद्धति, मात्रात्मक शोध पद्धति।
ये हो गया। अगले चरण में हम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे शोध के चरण, शोध के कौन कौन चरण हैं, यानी कि स्टेप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो सब। उसके बाद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट एवं संदर्भ की शैली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है शोध लिखते कैसे, शोध लिखने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शोध का प्रबंध कैसे किया जाता है, शोध लिखा कैसे जाता है, ये सब। फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे शोध में ICT का अनुभव, यानी शोध में हम अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी विषय पे, किसी टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उसमें कैसे करेंगे, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। और अगले चैप्टर में पढ़ना हमको शोध नैतिकता। ठीक है, इकाई 2 हो गई। फिर आती है इसके बाद इकाई 3 है, इकाई 3 आती है इसके बाद। इकाई 3 में क्या पढ़ेंगे? इकाई 3 में रहता है बोध, यानी इकाई 3 में केवल एक चीज़ सबसे आसान है, मतलब इसे पूरी टोटल 10 इकाइयाँ हैं, 10 इकाइयों में सबसे आसान है इकाई 3, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। बोध, बोध का मतलब क्या है? एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछेंगे, बस इतना ही है। एक जो पैसेज आ जाएगा हिंदी का, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, जिसको हिंदी में करना हिंदी में करो, जिसको इंग्लिश में करना इंग्लिश में करो। तो एक पैसेज दिया रहेगा और उसी पैसेज के नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर यदि पैसेज को पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश इसमें पढ़ना हो, और बस उस पैसेज को पढ़ के उसको उत्तर देना, बस इतना ही है। तो ये सबसे आसान है, यानी कि इसमें मतलब पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और बहुत पढ़ाना भी पड़ता है तो बहुत एक क्लास में हो जाता है, और ये खुद से ही सभी लोग कर लेते हैं, क्योंकि पैसेज तो बहुत प्राइमरी स्कूल से पैसे सभी करते हैं आ रहे हैं, हर कक्षा में पैसेज होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो ये आसान है। इसमें क्या है, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को तो देना होगा, बस ये होगा इकाई 3। इसके बाद आता है इकाई 4। इकाई 4 कहाँ गया? इकाई 4 ऊपर, हाँ ये इकाई 4। इकाई 4 का नाम है संप्रेषण। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन शब्द होता है ना, यानी वार्तालाप, वह इसी को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। और संप्रेषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? संप्रेषण में पढ़ेंगे पहला इसका अध्याय है, पहला चैप्टर संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के अभिलक्षण। और दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे प्रभावी संप्रेषण, ये पर्याय की प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। इसके अंतर्गत वाचिक और गैर वाचिक संप्रेषण, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। और यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर कुछ ये दब गया, यहाँ पर भी किसी एक प्रकार का संप्रेषण होता है, चलिए बाद में बता दूंगा। सामूहिक संप्रेषण के बाद यहाँ भी किसी एक प्रकार का संप्रेषण होता है, कालिक या कारिक ऐसा कुछ होता है, वही लिखा वहाँ पे यहाँ पे। और फिर अगला चैप्टर इसमें प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। जन मीडिया और समाज है। जन मीडिया और समाज का मतलब, समाज तो सभी लोग जानते हैं, जन मीडिया का मतलब होता है पब्लिक मीडिया, जैसे कि हो गए हमारे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, ये सब। तो ये इकाई 4 हो गया संप्रेषण। इसमें हमें इतना पढ़ना है, यानी इसमें केवल 4 ही चैप्टर है, जिन्हें 4 ही चैप्टर पढ़ना है, यानी कि एक छोटा इकाई है, छोटी इकाई है, जल्दी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में क्या है? गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी इकाई 5 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, यही पढ़ना है। इकाई 5 में क्या है? गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैथमेटिकल लॉजिक एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि अभिवृत्ति की इंग्लिश होती है एप्टीट्यूड। इसमें मैथ रीजनिंग तो रहेगी और तर्क के प्रकार भी रहेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे तर्क के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं तर्क के प्रकार, यानी कि तर्क मतलब क्या होता है, लॉजिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके बाद हम मैथ में क्या पढ़ेंगे? मैथ में पढ़ेंगे संख्या सरणी, यानी नंबर सीरीज जो होती है इंग्लिश में, वही होती है संख्या सरणी। अक्षर श्रृंखला, अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है। और कूट और संबंध, यानी कि ये रीजनिंग संबंधित होते हैं ना, कूट और संबंध रीजनिंग पढ़ते हैं हम लोग, वही है। तो संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, ये हो गया चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में हो गया तर्क के प्रकार। चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 में पूरी मैथ है, पूरी टोटल मैथ, इसमें रीजनिंग नहीं, केवल मैथ है। इसमें चैप्टर 3 में पढ़ेंगे गणितीय अभिवृत्ति, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, यहाँ पर लिखा लाभ हानि,
ब्याज और छूट, औसत, ये सब चीज़ें बहुत मतलब कुछ लोगों को जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए आसान उनको कठिन लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान चीज़ें, बहुत ही मैं आसान तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को कि बहुत मतलब एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं लगा। जिसको मैथ से डर लगता है वो भी आराम से ये गणितीय अभिवृत्ति वाले टॉपिक समझ लेंगे। ठीक है, ये इकाई 5 हो गया। अब इकाई 6 में चलते हैं। इकाई 6 में युक्ति युक्त तर्क या युक्ति युक्त तर्क, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 1 में युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति का ढांचा क्या होता है उससे संबंधित चीज़ें। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे युक्ति के ढांचे के बोध में युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्कवाद का ढांचा, ये निरूपाधिक तर्कवाद क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ, यहाँ पर शब्दों का लक्ष्यार्थ क्या होता है, वस्तुअर्थ क्या होता है, ये सब मतलब बहुत कठिन से लग रहे होंगे अभी, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो बहुत आसान शब्दों में आसान भाषा में करके समझाऊंगा। ये सब ये हिंदी में इतने कठिन शब्द होते हैं तो एग्ज़ाम में भी जब हिंदी वाले क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी ऐसे ही लिख के आते हैं कठिन शब्द, इसलिए हमको ये शब्दों को पढ़ना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है। शब्दों का लक्ष्यार्थ, वर्थवर्थ, और फिर आगे क्या है, विरोध का परंपरागत वर्ग, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये हो गया युक्ति युक्त तर्क के चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में है युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक युक्ति, आगमनात्मक युक्ति, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, यानी युक्ति के प्रकार में निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, ये सब क्या चीज़ें होती हैं विस्तार से बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। अनुरूपताएं क्या होती हैं ये पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 में। युक्ति युक्त तर्क जो कि इकाई 6 है, इसकी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे अनुरूपताएं। फिर चैप्टर 4 में पढ़ेंगे वेण का आरेख, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहु प्रयोग। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहु प्रयोग, ये हम पढ़ेंगे किसमें, वेन का आरेख के। वेन आरेख आपने पहले भी नाम शुरू होगा, उसी को शुद्ध हिंदी में लिख दिया वेण है, और वैसे हम बोलचाल में इसको बोलते वेन आरेख है। वेन डायग्राम जो बोलते हैं ना, वही इसी को हिंदी में लिखा है वेन का आरेख। ठीक है, इसका वेन डायग्राम का हम कैसे यूज करते हैं तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए, वही इसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, ये सब चीज़ें। और इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है, यहाँ पर युक्ति तर्क के अंतर्गत शब्द क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होती है, अनुपलब्धि क्या होती है, ये सब। फिर इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सब क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई 6वीं यूनिट। और 7वीं यूनिट क्या है, 7वीं यूनिट में हम यानी कि 7वीं इकाई जो है, इकाई 7 में हम पढ़ेंगे आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, यानी कि आंकड़ों का स्रोत क्या कौन से हैं जहाँ से हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, किताब हो गया, अखबार हो गया, पत्रिकाएं हो गई, ये सब। इनको हम प्राप्त कैसे करेंगे, फिर इनको वर्गीकरण का कैसे करेंगे ताकि अध्ययन की सुविधा हो, ऐसा वर्गीकरण करें तो ये सब कैसे होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अगले चैप्टर पढ़ेंगे गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। फिर इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे चित्रवत वर्णन। चित्रवत वर्णन में बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, ये सब। आंकड़ों का मानचित्रण, ये सब पढ़ेंगे। इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आंकड़ों की व्याख्या। उसके बाद पढ़ेंगे आंकड़े और सुशासन, यानी आंकड़ों से सुशासन की स्थापना कैसे की जा सकती है, ये सब। तो ये होगा इकाई 7 आंकड़ों की व्याख्या। फिर इकाई 8
इकाई 8 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वही जो हमने शुरुआत में पढ़ा था ICT का ये फुल फॉर्म होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके सूचना प्रौद्योगिकी जैसे फ़ोन इन सब का इस्तेमाल करके हम कैसे सूचना इकट्ठा करते हैं, कैसे मतलब अपने शोध में रिसर्च में इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वही सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, यानी कि ICT की में जो शब्दावली या सामान्य शब्दावली इस्तेमाल होती हैं उन सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, उस शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि सब तकनीकी शब्द होंगे ना यहाँ पर, तो उनका हमका अर्थ पता होना चाहिए ना, उनका काम पता होना चाहिए, व्यवहार ये सब। तो ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली में उन शब्दों का हम अर्थ और समझेंगे कि इनका क्या मतलब है। फिर आगे है अगले चैप्टर में इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, ये सब क्या चीज़ें हैं। इंटरनेट सबको पता होगा, इंटरनेट के बारे में मोबाइल में सभी लोग यूज करते हैं। आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो इंटरनेट का यूज करके ही देख रहे हैं। और इंटरनेट क्या, इंट्रानेट, ये इंटरनेट अलग होता है, ये बताऊँगा। ईमेल भी सबको पता होगा। श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, यानी श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सामान्य चीज़ें होती हैं वह सब पढ़ेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन, ये सब देखेंगे। तो इकाई 8 हो गया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब चलेंगे इकाई 9 में क्या क्या है। इकाई 9 में लोग, विकास और पर्यावरण, यानी लोगों के बारे में, विकास और पर्यावरण के बारे में सब पढ़ेंगे। चलिए विस्तार से हम देख लेते हैं कि इसके सभी चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर विकास और पर्यावरण, इसमें मिलेनियम विकास और संपूर्ण विकास का लक्ष्य। ये क्या है मिलेनियम विकास संपूर्ण? अभी तो जो चल रहा है वो चल रहा SDG, यानी सतत विकास लक्ष्य, और उस सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक है। इसके पहले 2015 तक था मिलेनियम विकास, यानी कि उसको बोलते थे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, उसको बोलते थे। जैसे कि अभी सतत विकास लक्ष्य, उसके पहले था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, उसी को सहस्त्राब्दी को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम। ठीक, ये हो गया। और अभी जो चल रहा सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य को ही ये लिखा है संपूर्ण विकास का लक्ष्य, एक ही चीज़ है। तो ये सब क्या होती हैं ये सब पढ़ेंगे, ये सब पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं। और फिर अगला चैप्टर है मानव पर्यावरण संव्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, यानी कि नरजातीय क्रियाकलाप यानी कि मनुष्यों के क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उन क्रियाकलापों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब। और अगला चैप्टर पर्यावरणीय मुद्दे या पर्यावरण परक मुद्दे, इसमें स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, वायु प्रदूषण का मुद्दा, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट प्रदूषण। अपशिष्ट प्रदूषण में भी कई प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट। बायोमेडिकल अपशिष्ट का मतलब होता है जो हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, वो दवाइयाँ और वो इंजेक्शन और ये सब ब्लड से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो उसका कचरा। तो बायोमेडिकल अपशिष्ट हो गया। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कबाड़ वाले, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, ये सब पढ़ेंगे अच्छे से। फिर अगला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। फिर अगला चैप्टर है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत। सौर, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन से है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा ऊर्जा, जल से जो ऊर्जा बनती है, भूताप ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, वनों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सब। अगला चैप्टर है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, इनको कम कैसे किया जाए, इनके तरीके। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि एक भारत सरकार का अधिनियम है, इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ये सब पढ़ेंगे। तो ये हो गए लोक विकास पर्यावरण इकाई 9 में। इसके बाद आती है इकाई 10, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इकाई 10 में हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली में?
उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, चैप्टर 1 हो गया। उच्च अधिगम संस्थाएं यानी कि हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, ये सब। और प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार थी, ये सब पढ़ेंगे। और ये दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे इसके स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में हायर एजुकेशन किस प्रकार थी, कैसे उसमें बदलाव हुआ, रिसर्च में क्या बदलाव हुआ स्वतंत्रता के बाद, या रिसर्च में क्या क्या विकास हुआ स्वतंत्रता के बाद, ये सब पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अगले चैप्टर में मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, यानी कि इसमें केवल किताबें नहीं रटाना चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे छात्र के मूल्य विकसित हों और पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा हो, यानी ऐसी शिक्षा हो जिससे छात्र पर्यावरण की रक्षा करे, ना कि उसका विनाश करे। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे इस इकाई के नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ठीक है, ये हो गए 10वीं इकाई उच्च शिक्षा प्रणाली। और 10 इकाई हैं पेपर 1 के सिलेबस में, टोटल 10 ही इकाइयाँ हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग बताया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रत्येक यूनिट यानी कि मॉड्यूल, यूनिट का मतलब इकाई से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। ठीक है, यही मैंने बताया था कि प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न आते हैं। टोटल हो गए 10 यूनिट तो 50 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न रहता है 2 अंक का, यानी कि 100 अंकों का पेपर होता है। कौन सा? पेपर 1। पेपर 1 जो होता है कितने अंकों का होता है? टोटल 100 अंकों का होता है, और 50 प्रश्न रहते हैं, और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। अब ये मैंने सिलेबस बता दिया। अब पढ़ने का तरीका क्या? पढ़ने का तरीका है कि आप रेगुलर क्लास देखिए, जैसे क्लास अपलोड होती हैं आप पूरी क्लास देखिए, अच्छे से देखिए। एक बार में समझ नहीं आती तो 2 बार देखिए, ओके। और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ऐसा नहीं केवल देख ले, देखने बस से कम नहीं चलेगा। जैसे मैं लिखवाता हूँ बोल या फिर सामने लिखा रहता है, जैसे भी बताता हूँ, क्लास रोक कर या क्लास बैक करके पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, कॉपी। और हर इकाई के बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, यानी कि उस इकाई संबंधी जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हैं तो वो सब प्रश्न कराऊंगा। और आपको भी अपनी साइड से क्वेश्चन आंसर करने हैं हर इकाई के। वो कैसे करने हैं? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा करना है कि कोई भी किताब खरीद लेनी है पेपर 1 के, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हों, वैसी कोई भी किताब खरीद लीजिए जो भी आपके आसपास मार्केट में मिलती है, लेकिन उसमें पेपर 1 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहने चाहिए, यानी कि पिछले वर्षों के जो हल प्रश्न पत्र होता है वो टॉपिक वाइज दिए होने चाहिए। तो वो किताब खरीद लीजिए, और बस जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ, जैसे कोई यूनिट 1 हो गई तो यूनिट 1 के सभी प्रश्न लगा दीजिए। यूनिट 2 हो गई, यानी कि इकाई 2 जब मैंने पूरी पढ़ा दी तो इकाई 2 के जितने भी क्वेश्चन दिए सब लगा डालिए। तो ऐसे खुद से भी करना है। और अगर किसी को किताब नहीं मिल रही हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया ही रहता है, उसमें मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, ऑनलाइन कैसे मंगानी है। वैसे आज के समय तो सबको पता रहता है ऑनलाइन कैसे मंगानी है, खुद भी मंगा सकते हैं। चलिए, तो यही है। और कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट से कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं। चलिए, जो आज ये सिलेबस बताया, और अगली क्लास जो है, जो इकाई 1 पढ़ा रहा था ना मैं, इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, तो अगली क्लास में इकाई 1 समाप्त कर दूंगा। थोड़ा सा बचा है, एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।